गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि अभी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ओके, इंडिपेंडेंस हमें मिलने के बाद इंडिया कैसे उभरा। ओके, कैसे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के एंड होने के बाद जिस तरह से ब्रिटिशर्स हमें इकोनॉमिकली पूरी तरीके से आप बोल सकते हो बर्बाद कर चुके थे, तो उसके बाद इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे। ओके, व्हाट चेंजेस टू प्लेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या क्या चेंजेस आए हैं इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाट चैलेंजेस डिड यंग इंडिया फेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। ऑन 15th of August 1947 इंडिया became an independent nation. However, with independence came a fresh set of challenges. The two major challenges that needed to immediate attention was rehabilitation of 8 million refugees who came to India from Pakistan after partition and the emerging of the 500 princely states ruled by the different Maharajas or Nawabs. These rulers had to be persuaded to merge their states with the newly independent nation. अब जब 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया के सामने दो मेजर प्रॉब्लम्स थी जिस पर इमीडिएट एक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि 1947 में ही जब भले ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली हो, इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान के बेसिस पे, तो ऐसे बहुत सारे पीपल जो पाकिस्तान में रिसाइड कर रहे थे वो एज एन वहाँ से अपना देश छोड़कर यहाँ इंडिया में आके बस आ गए। ओके, सो दे वर कॉल्ड एज रेफ्यूजीज। जब भी किसी देश का पार्टीशन होता है या कोई भी देश अपने सिटीजन्स को अपनाने से मना कर देता और फिर वो सिटीजन्स कहीं दूसरी कंट्री में आके रिसाइड करना चाहते तो ऐसे रेसिडेंट्स को हम रेफ्यूजीज़ कहते थे। तो उस समय पाकिस्तान से अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो थे वो पाकिस्तान से भारत आ चुके थे। तो उनका रिहैबिलिटेट करना मतलब अपना घर बार, अपने ज़मीन जायदाद, अपना वर्क सब कुछ छोड़ के इंडिया आए थे। तो इनको वापस से रिहैबिलिटेट करना, इनके लिए वापस से घरों की व्यवस्था करना, इनके लिए ऑक्यूपेशन मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन जनरेट करना ताकि ये लोग अपने लाइवलीहुड यहाँ पर अच्छे से अर्न कर सके। एक ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये थी कि उस समय भारत में वेरियस महाराजाज नवाब जो थे वो रूल कर रहे थे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिनको कि प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। तो ऐसे मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स उस समय जो थे, जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स जो थे वो डिवाइडेड थे। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी उस समय ये थी कि अगर ये प्रिंसली स्टेट्स अगर हम छोटे छोटे स्टेट्स में छोड़ देते, हो सकता है भविष्य में आने वाले सालों में कोई दूसरी कंट्री आके हम पर राज कर सकती थी। ओके, तो इसीलिए हमारे लीडर्स ने ये सोचा कि सबसे पहले हमें जो काम करना है वो हमारे रेफ्यूजीज़ को रिहैबिलिट करना, एज वेल एज जो हमारे मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको भारत में एक करना है, सम्मिलित करना है ताकि इंडिया यूनाइटेड रहे और आगे जाके फ्यूचर में कोई इस पर राज ऐसे तोड़ ना सके। While merging the princely states with new nation and rehabilitating the refugees from Pakistan were immediate challenges, the long-term challenge was to put in place a political system to meet the requirements and aspiration of a large population. Okay, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थे। इसके अलावा इसके बाद में दूरदर्शी के तौर पे भी बहुत सारे अदर रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज लेके आना, जो लार्ज पॉपुलेशन है उनको अब कैसे चलाना है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी थी। At the time of independence, India's population was 345 million with a great diversity in the religion. जब भारत आज़ाद हुआ उस दौरान इंडिया की पॉपुलेशन थे 345 मिलियन। ओके, एंड उस दौरान अप्रॉक्सीमेटली 34 करोड्स, और उस दौरान विद वेरियस रिलीजन जैसे आज एग्जिस्ट करते उस समय भी थे। देयर वॉज अ ग्रेट डिवाइड अमंग द पीपल बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन। और उस समय भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था ऑन द बेसिस ऑफ किसी की जाति या किसी का धर्म या फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे। यूनिफाइंग द वास्ट डाइवर्स कंट्री वॉज अ चैलेंज। और कहीं ना कहीं एक जो इतने डाइवर्सिफाइड कंट्री जिसमें वेरियस कल्चर्स, रीजन्स, अलग अलग प्रथाएँ, ट्रेडिशंस, धर्म, जाति होने की वजह से इसको एक करना सबसे बड़ा चैलेंज था। ओके, अनदर क्रूशियल चैलेंज दैट इंडिया फेस्ड वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नेशन। एक और चैलेंज था कि अब हमें एक, क्योंकि कहीं ना कहीं देश आज़ाद होने के बाद एक नया नेशन बना, क्योंकि उससे पहले बहुत वास्ट कंट्री थी, पर लेकिन पार्टीशन के बाद में एक नया नेशन बना, एक तरीके से न्यू फ्रेशमेंट आया। तो
एक नया नेशन बनने की वजह से उसमें डेवलपमेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी वो डेवलप की कैटेगरी में आएगी। कि अगर उसी कंडीशन में रहेंगे तो भारत की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो उसको डेवलप करना, ये लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंप्राइज द रूरल इनहेबिटेंट्स। और आज भी इनफैक्ट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो गाँव में रिसाइड करती है। द फार्मर्स एंड द पीजेंट्स वर क्वाइट इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। इनमें सबसे ज़्यादा जो ख़राब कंडीशंस थी वो फार्मर्स की थी और पीजेंट्स की थी। ओके, पीजेंट्स वर द लैंड लेबरर्स। ओके, देयर लाइव्स डिपेंडेंट ऑन द मानसून। उनकी जो उस समय, सिंस उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनकी जो पूरी जो एग्रीकल्चर की जो फसल आती थी डिपेंडेंट रहती थी, वो किस पे रहती थी? बारिश के सीजन पे, मानसून सीजन पे। ओके, विच ऑल्सो इफेक्टेड अदर सर्विस ग्रुप हु वर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग सेक्टर। उसके अलावा और भी अदर सर्विस सेक्टर थे जो कि फार्मर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे लाइक तेल हो गया, सोयाबीन। अगर सोयाबीन अच्छी ग्रो होगी तो अदर सेक्टर में जाएगी, वहाँ पे जाके सोयाबीन के अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। पर लेकिन अगर एग्रीकल्चर में सोयाबीन ही खराब हो जाती है तो अदर सेक्टर्स भी इफेक्ट पड़ेंगे। ओके, अब सिंस फार्मर जो है, फार्मर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अन्नदाता होते हैं, तो ग्रेन्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो जाके पूरे देश की भूख मिट पाएगी। बट अगर एग्रीकल्चरल उसमें कोई फॉल्ट, कुछ खराबी हो जाती है, मानसून अच्छे से नहीं होता है, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाती, तो हो सकता है कि अगर फार्मर्स ने अगर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि देश में आने से मतलब खाने की किल्लत हो सकती है, भूखमरी जैसा हालत पैदा हो सकते हैं। Even in urban areas, the majority of factory workers were poverty-stricken, living in slums with no health care or educational फैसिलिटीज़। उस समय जो सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी जो स्पेशली जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके पास किसी भी टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो स्लम्स में रह रहे थे, ना वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, ना प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर था, ना ही एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनके बच्चों के लिए थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस समय भारत एक बहुत ज़्यादा गरीब देश था। ओके, हैंस रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज अ क्रूशियल इशू। और इसी वजह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू था कि कैसे भी करके पॉवर्टी को कम करना है, गरीबी को कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो पीपल हैं वो रोजगार कर सके और ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो हमें गरीबी है, इसको हम जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, जिससे कि इन फार्मर्स का भी भला हो और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले भविष्य में बढ़े। बट वाई डेवलपमेंट वॉज क्रूशियल, यूनिटी वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हालांकि एक तरफ भले ही हमें हमारा यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पर नहीं यूनिटी का भी ध्यान रखना था। इट वॉज एसेंशियल टू मिनिमाइज द डिवीजन बिटवीन वेरियस ग्रुप टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। और कहीं ना कहीं जो वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड कल्चर, तो इनमें अगर जो दरार थी उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी वजह से अगर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, मतलब क्या होता है कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी वो बात जो है दंगे फसाद तक पहुंच जाती है। और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वापस ए मेजर पॉर्शन जो है गवर्नमेंट को उनको शांत करने में लग जाएगा। उसके बाद में कुछ इंजर्ड होता है तो उसकी इंजरी के लिए पैसा खर्च करना, ये सो मिसलेनियस एक्टिविटीज़। अगर इन्हीं सब चीज़ों में आपस में कोई कम्युनिटी लड़ने, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में हम व्यस्त रहेंगे तो हम हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था कि एक हमें जो कंट्री है उसमें वेरियस डिवीजन ऑफ ग्रुप्स हैं उनको यूनाइटेड रखने का। ओके, सो इसके लिए क्या करा, हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का फैसला किया कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए, ताकि उससे देश की जनता चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी कास्ट की हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको उसके राइट्स जो है सब भी मिले, उसके देश का एक एक व्यक्ति इक्वलिटी में आए। इस वजह से ये फैसला लिया कि हमें एक अपने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा। ओके, दस ए कॉन्स्टिट्यूशन एज यू नो फ्रेम्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी कंट्री के प्रिंसिपल को शो करते हैं और वहाँ पे किस हिसाब से गवर्नमेंट गवर्न करेगी वो सब उसमें तय किए हुए रहते हैं। और वहाँ के सिटीजन्स के राइट्स एज वेल एज ड्यूटी क्या होते हैं वो सब इसमें मेंशन होते हैं। इन इंडिया टू ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और इंडिया में भी जैसे भारत देश आज़ाद हुआ तो इंडिया ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना
स्टार्ट किया। द लीडर्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कंट्री ड्रू अप ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश इक्वल लॉ ऑफ गवर्नेंस। अबाउट 300 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैड रेगुलर मीटिंग्स बिटवीन दिसंबर 1946 to नवंबर 1949। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऑलमोस्ट 300 पीपल्स उसमें थे, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में मीटिंग्स की। और ये मीटिंग्स का जो समय था फ्रॉम दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949, इन दौरान इन्होंने जो भी रेगुलर इंटरवल्स में मीटिंग की। दिस मीटिंग रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीटिंग्स की ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए, वहाँ पे सलाह मशवरा लिया जाए, किसी का ये प्रस्ताव है, किसी का वो प्रस्ताव है, तो सारे डिबेट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। ओके और जो कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया। ओके एज ए रिपब्लिक कंट्री जहाँ पे हमने लीडर जो है पीपल सिलेक्ट करेंगे, और हमारे संविधान को भी इसी तारीख को अपनाया था देश में, कि मतलब लागू किए थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री द राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे जो खास बात ये थी कि हमारे संविधान ने भारत की हर एक जनता को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत वोट करने का हक दिया, यानी कि यहाँ पे वुमेंस भी वोट कर सकती हैं, कोई लोअर कास्ट का पीपल्स भी वोट कर सकता, हायर कास्ट का पीपल्स भी वोट करता, पुअर पीपल्स कैन ऑल्सो वोट एंड द रिच पीपल कैन ऑल्सो वोट। मैंने किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं रखा। दिस मीन्स दैट ऑल इंडियंस अबव एज ऑफ 21 हैड द राइट टू वोट। उस समय जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट की गई थी, तब मिनिमम एज जो थी वोट करने की 21 डिसाइड की गई थी। ओके दिस वाज सिग्निफिकेंट मूव टू ग्रांट द राइट टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर और एजुकेशनल लेवल। और कहीं ना कहीं ये करने का इंटेंशन ये था कि सारे सिटीजन्स हमारे इक्वल हैं, इस वजह से उनको ये पूरा हक है कि वो अपनी गवर्नमेंट या अपना लीडर खुद चुन सकें, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट कर सके। Even developed nations such as United States and United Kingdoms did not give the right to all the citizens to one go। और ये बहुत ही मतलब रिमार्केबल चीज़ है कि भारत का संविधान एक ऐसा लगता है संविधान है जिसने सबसे पहली ड्राफ्टिंग में यानी जब पहली बार जैसी बना तभी उसमें सारे सिटीजन्स को वोट करने का हक मिला। ऐसे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, उन्होंने एकदम से सभी को वोट करने का हक नहीं दिया था। ओके जैसे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में लाइक ब्लैक्स जो थे वहाँ पे उनको वोट करने का हक नहीं था ना। आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स या फ्रांस या रशिया में चले जाइए तो वहाँ पर भी पहले वहाँ की वुमेंस को वोट करने का हक नहीं था। सो ये भारत एक ऐसा पहला देश था जहाँ पर सभी को वोट करने का हक था, इधर एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड। इनफैक्ट फ्रांस या रशियन जैसी कंट्री में तो ये तक था कि केवल रिच पीपल ही वोट कर पाएंगे या ऐसे पीपल ही वोट कर पाएंगे जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो। पर लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। अगर आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं हो बट यू आर अ रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया देन यू हैव ऑल द राइट टू वोट इन द इलेक्शन। और ये जो जितनी भी कंट्रीज चाहे वो फ्रांस हो, रशिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, इन्होंने ये सारे जो राइट टू वोट जैसा आज उनके पास अवेलेबल वैसे उस समय नहीं थे, तो इन्होंने फेजेस में दिए। ओके जब वहाँ पे प्रोटेस्ट आंदोलन हुए तब जाके इन्होंने वो राइट्स वहाँ की जनता को दिए। ओके जैसे पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री में केवल मैन विद प्रॉपर्टी, केवल आदमी, वो भी उस जिसके पास प्रॉपर्टी मतलब भले अगर वुमेन है उसके पास प्रॉपर्टी तो भी वो वोट नहीं कर सकते, केवल मैन हु हैज़ ओनली प्रॉपर्टी कैन वोट। या फिर एजुकेटेड मैन या फिर कोई वर्किंग क्लास मैन है तो वो वोट कर सकता, अदरवाइज कोई और वोट नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वुमेन को वोट करने का राइट नहीं था, बट लेकिन वहाँ पे जब प्रोटेस्ट स्ट्रगल्स आंदोलन करे वुमेन से तब जाके उनको ये हक मिला कि वुमेन्स कैन ऑल्सो हैव द राइट टू वोट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटेड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया कि सभी के पास हक हैं, इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, कास्ट का हो। बिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स स्पेशल प्रिविलेज फॉर डिप्राइव्ड एंड डाउनट्रोड पीपल ऑफ द सोसाइटी विद डिस्क्रिमिनेशन फॉर वेरी लॉन्ग। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिए गए ऐसे कम्युनिटी के पीपल्स को जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव है, उनको दबाया जा रहा था। स्पेशली द अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए ताकि इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो सके। सख्त से सख्त कानून बनाया गया कि कोई इनके साथ भेदभाव होता है तो पनिशेबल ऑफेंस है।
The tribes who had lost their habitats were denied education or healthcare facilities were also provided privileges that would make amends for their descendants. और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इनको ये सारे स्पेशल प्रिविलेजेस या अनटचेबल्स को प्रिविलेज क्यों दिए जाते थे? इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था. इनको कहीं एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी, इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी जस्ट बिकॉज वो बिलोंग करते थे ट्राइबल कम्युनिटी से या फिर लोअर कास्ट से या अनटचेबल से, तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक देने से मना कर देते थे. इसीलिए इनको ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए ताकि ये बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सके. इसके साथ साथ एजुकेशन तो अगर कंप्लीट कर लेंगे फिर इनको फिर जॉब पे नहीं रखेंगे, तो इसलिए जॉब्स के लिए इनके लिए जो वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स पे भी इनको रिजर्वेशन सिस्टम रखा गया ताकि उन पर्टिकुलर सीट्स पे केवल एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का इंसान ही वहाँ पर जॉब कर सके. The Constituent Assembly also discussed the distribution of power between the central government and the state government. अब Constituent Assembly ने ये भी डिसाइड किया कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से डिसीजंस ले सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कौन कौन से डिसीजंस ले सकती हैं. इनके पावर्स में भी इनकी सीमित वो बताई कि स्टेट गवर्नमेंट इस लेवल तक ही अपने पावर्स का यूज़ कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस लेवल तक अपने पावर्स का यूज़ कर सकती है, कौन कौन से इश्यूज में अपने पावर जो होते हैं गवर्नमेंटल पावर्स उसको यूज़ कर सकती है. सम मेंबर्स आर्ग्यूड फॉर ग्रेटर पावर फॉर द सेंटर सो दैट इट कैन प्लान फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री. ओके, अब कुछ का ऐसा मानते हैं कि सेंटर का सबसे ज़्यादा पावर होना चाहिए क्योंकि वो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके पास ज़्यादा हक होना चाहिए तभी वो देश की तरक्की के लिए काम कर सकता है. कुछ ऐसा चाह रहे थे, कुछ ऐसे लीडर्स ऐसे थे कि जो ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ फ्रीडम जो है वो एक स्टेट को मिलनी चाहिए, वो अपने स्टेट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता था. टू सेटल द अपोजिंग व्यूज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ए यूनियन लिस्ट विद सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेट लिस्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्करेंट लिस्ट विद जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड द स्टेट. अब इन दोनों मतों को जब वहाँ पे बहस हुई तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम पावर्स को बांट दिया जाए, कोई स्पेसिफिक पावर सेंटर को दी जाए, कोई स्पेसिफिक पावर स्टेट को दी जाए. फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों को मिलकर फैसला लेना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर मैटर में. The union list contains subjects such as taxes, defenses and foreign affairs. Okay, अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी पावर्स आई? यूनियन लिस्ट में टैक्स रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, ओके, फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड डिसीजंस वो ले सकता है. स्टेट जो है वो अपने स्टेट में एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है. और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा है कि दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट में कुछ करना है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोनों सेंट्रल एज वेल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं. The problem of India's diverse language was another point debated by the members of the Constituent Assembly. Many members argued about the replacing English with Hindi as the national language, but some of the members from the non-Hindi speaking regions were against the imposition of Hindi on them. After discussion, this problem was settled by having Hindi as the official language of India. However, English was also allowed to be used in the court services and in communication among states. अब एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जब संविधान बन रहा था तो उसमें ये प्रॉब्लम नजर आई कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स जो थे वो चाहते थे कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश को हटा के हिंदी कर दिया जाए. बट लेकिन जो नॉन स्पीकिंग हिंदी पीपल्स है जिनको हिंदी जो हिंदी स्पीक नहीं करते तो उनका ये मानना था कि नहीं इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखना चाहिए. तो इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस होने के बाद दोनों ही लैंग्वेजेस इंग्लिश एवं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया. एंड इसमें यह कहा गया कि इंग्लिश भी अलाउड रहेगी हमारे कोर्ट्स में या जिससे कम्युनिकेशन अगर स्टेट सर्विस में इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, जिस भी स्टेट में जो अदर रीजनल लैंग्वेज चलते लाइक जैसे गुजरात है तो वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. Okay, thus the Indian Constitution was pivotal in providing equality among the citizens of India. Many members were instrumental in preparing the Constitution, but B.R. Ambedkar, as the chairman of drafting committee, had the chief role of supervising and finalizing the डॉक्यूमेंट. ओके, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा ताकि सिटीजन्स के राइट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स लाने के लिए, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स का योगदान था. पर लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था क्योंकि वही इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके वो हेड थे और वही सुपरवाइजिंग का काम करते थे. वाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड दैट द merely डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट merely granting the right to vote would not bridge the gap between the rich and the economically disadvantaged or reduce discrimination against the people at lower levels of social hierarchy. He has the opinion that the right to vote would
ensure political democracy, but along with it is necessary economic and social democracy as well. अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब अपना संबोधन किया, जब फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, तब उन्होंने अपने संबोधन में बोला कि केवल राइट टू वोट अगर हम दे देंगे तो उससे क्या इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं या डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होगा, केवल राइट टू वोट, इससे केवल पॉलिटिकली उनको राइट्स मिलेंगे, पर लेकिन अगर हमें इनके लिए बेहतर तरीके से काम करना है, स्पेशली जो लोअर कास्ट ऑफ द पीपल्स हैं या जिनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर हमें इन डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना है तो हमें इनके साथ साथ इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली भी इनके साथ इक्वली वो करना पड़ेगा, इक्वली इनके साथ बर्ताव करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने वेरियस रिजर्वेशंस एंड कुछ एक्ट बनाया ताकि इनको सम प्रिविलेज मिलने की वजह से इनको समाज में इक्वल स्टेटस मिल। ओके, आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम ये पढ़ेंगे विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स बनना स्टार्ट हो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।